प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने मराठा आंग्ल युद्ध की चर्चा की थी। 2 व्याख्यान इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था और मैंने जब इस युद्ध की चर्चा प्रारंभ की थी तब कहा था कि ये हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 व्याख्यानों में पूरा करेंगे। तो ये तीसरा इसका व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हमने तीसरे मराठा आंग्ल युद्ध के जो पुनः प्रारंभ होने के कारण थे, क्योंकि पहले 2 युद्ध हो चुके थे और ये तीसरा युद्ध अब प्रारंभ जो होता है इसका, तो ये हमने कारण किए थे। और ये जब सारे कारण हो गए, युद्ध की परिस्थितियां तैयार हो गईं, तो जो अभी गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसने मराठा सरदारों से अलग अलग संधियां की ताकि मराठा शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। तो पहली संधि ये करते हैं नागपुर के अप्पा साहब के साथ में संधि करते हैं मई 1816 में। रघुनाथ जी भोसले 22 मार्च 1816 को देहांत हो गया था और उसके देहांत होने के पश्चात परसोजी भोसले और अप्पा साहब में नागपुर की गद्दी को लेकर के संघर्ष हो गया। अंग्रेजों की सहायता से अप्पा साहब नागपुर का राजा बन गया। इसके बदले वहाँ के रेजिडेंट जेन किन्स ने, रेजिडेंट का नाम है जेन किन्स ने अप्पा साहब को 27 मई 1816 को एक संधि के लिए विवश किया और उस संधि के होने से नागपुर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इस कारण से अप्पा जी अंग्रेज़ों से नाराज हो गया। उसने अपनी एक सेना की सहायता से 26 नवंबर 1817 को सीताबल्डी पर अधिकार कर लिया और इस सीताबल्डी पर इसने अधिकार कर लिया तो जो कैप्टन फिट्जराल्ड ने नागपुर रेजिडेंसी की रक्षा की और अप्पा साहब को सीताबल्डी के मैदान में 27 नवंबर को पराजित किया। यानी 26 नवंबर को ही अप्पा जी ने सीताबल्डी पर अधिकार किया और 27 नवंबर को अंग्रेज सेनाएं आ गईं फिट्जराल्ड की नेतृत्व में और उन्होंने उसको पराजित कर दिया। अब अप्पा साहब ने आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर को 1817 का वो साल था और जेनकिंस द्वारा प्रस्तावित संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अप्पा साहब को इलाहाबाद के दुर्ग में बंदी बना लिया और उसके स्थान पर बाजीबा गुज्जर को रघुजी तृतीय के नाम से 16 जून 1818 को नागपुर का शासक बना दिया गया। यानी अप्पा जी अब शासक नहीं रहे। अप्पा जी अंग्रेज़ों की मदद से पहले शासक हो गए, लेकिन जब उनकी स्वतंत्रता का हरण अंग्रेज़ों ने करने की कोशिश की तो अप्पा जी ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, पराजित हुए, इलाहाबाद के दुर्ग में बंदी बना के रख दिया और उनके स्थान पर अंग्रेज़ों ने अपना एक कठपुतली रघुजी तृतीय के नाम से नागपुर का शासक बना दिया। अगले जो संधि है वारेन हेस्टिंग्स ने, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ में की है 13 जून 1817 को। पूना के हालात तो बिगड़ गए थे, अतः तत्कालीन परिस्थिति का लाभ उठाते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वहाँ के रेजिडेंट को पेशवा से नवीन संधि करने को कहा और रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा को संधि के लिए बाध्य किया और संधि की शर्तें निम्न प्रकार रखी गईं। पेशवा ने मराठा संघ का अध्यक्ष होने का दावा छोड़ दिया और उसका जो आनुवंशिक पद था वह भी समाप्त कर दिया। संधि की दूसरी धारा उसने वचन दिया कि वह बिना रेजिडेंट की अनुमति के किसी अन्य राज्य के साथ संधि नहीं करेगा। तीसरी धारा,
पेशवा ने कंपनी को नागपुर में उसकी इच्छा अनुसार सैनिक रखने की अनुमति दे दी। चौथा धारा, उसने पेशवा ने अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया। पांचवी धारा, पेशवा ने तिरंब को बंदी के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और यह भी स्वीकार किया गया कि जब तक तिरंबक को बंदी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो फरार था, तब तक उसके परिवार को जमानत के रूप में बंदी बना के रखा जाएगा, अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। छठी धारा, बड़ौदा के गायकवाड़ से वसूल की जाने वाली रकम घटाकर 4 लाख प्रतिवर्ष कर दी। इस प्रकार पेशवा को एक अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया गया। पेशवा ने भी इसने अपना अपमान समझा, उसकी आर्थिक स्थिति को भी धक्का लगा। इससे वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को बाध्य हुआ। एल्फिंस्टन को भी यही आशा थी कि पेशवा संधि की शर्तों का उल्लंघन करेगा और अंग्रेज उसके खिलाफ अभियान करेंगे। ये पेशवा के साथ में संधि की गई। तीसरी संधि की गई सिंधिया के साथ में। दौलतराव सिंधिया के साथ संधि करने में तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बड़ी कूटनीति व दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसको चारों तरफ से घेर कर निर्बल बना दिया ताकि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके और 5 नवंबर 1817 को दौलतराव सिंधिया के साथ संधि की, जिसकी निम्न धाराएं हैं। पहला, दौलतराव सिंधिया ने कंपनी को पिंडारियों के साथ सहयोग न करने का वायदा किया। दूसरा, अंग्रेज़ों ने राजपूताना के राज्यों जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, कोटा व बूंदी से सीधे संधियां करने का अधिकार सिंधिया से प्राप्त कर लिया। ये जो क्षेत्र थे पहले सिंधिया के अधीन थे, अब अंग्रेजों ने ये क्षेत्र प्राप्त कर लिए। इस संधि के परिणाम स्वरूप ही कंपनी राजस्थान के नरेशों से 1817 और 1818 में संधियां कर सकी और उनको मराठों के आतंक से मुक्त करवाकर अपने प्रभुत्व में ले लिया। चौथी संधि होती है गायकवाड़ के साथ में 6 नवंबर 1817 को। सिंधिया के साथ संधि संपन्न होते ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गायकवाड़ के साथ नई संधि की। हालांकि गायकवाड़ प्रथम मराठा शक्ति थी जो अंग्रेज़ों के निकट आई। गायकवाड़ ने अंग्रेज़ों के साथ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, तथापि उसकी सैनिक शक्ति कम कर दी गई। उसे 1000 पैदल सैनिक तथा अश्वारोहियों के 2 रेजिमेंट रखने की अनुमति दी गई और अपनी बढ़ी हुई सेना के खर्च के लिए गायकवाड़ से और प्रदेशों की मांग की। अंग्रेज़ों ने उसकी सेनाएं तो सीमित कर दी और जो खुद की सेना जो अंग्रेज़ों की बढ़ी है, अब वो गायकवाड़ से कह रहे हैं कि हमें इसके खर्चे के लिए और प्रदेश दो। इस प्रकार गवर्नर जनरल ने गायकवाड़ की निजी सेना में कमी की और कंपनी की सहायक सेना के सैनिकों की वृद्धि करवा ली ताकि युद्ध में गायकवाड़ के साथ संतुलन रहे। कोई किसी के साथ भी युद्ध रहता है तो ये संधि इन्होंने कुछ जो है संधियाँ की। अब ये सब संधियाँ कर ली इन्होंने मराठों के साथ में, नवीन संधियाँ जो कि इस युद्ध का कारण बनी। हम कर रहे थे पिछले व्याख्यान से कि ये युद्ध के कारण क्या थे, तो उस युद्ध के कारणों को करते हुए हम 7वें कारण तक आए थे कि मराठों के साथ में अलग अलग संधियाँ की। तो ये संधियाँ 4 संधियाँ थी, नागपुर के अप्पा के साथ में, फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ में, फिर सिंधिया के साथ में, चौथी गायकवाड़ के साथ में। अब हम क्योंकि कारण कर रहे थे, कारण के अंतर्गत ही संधियाँ की। अब 8वां कारण हम करेंगे, होलकर परिवार में ग्रह कलह पड़ गई। 1817 में जसवंतराव होलकर की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार में झगड़े हो गए और राज्य में शांति और अराजकता हो गई। होलकर की निर्बलता का लाभ उठाते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मृत होलकर के जो दोस्त थे अमीर खां और गफूर खां को अपनी ओर मिला लिया। ये दोनों इंदौर राज्य के जमींदार थे। इससे जसवंतराव होलकर का जो पुत्र है माधवराव होलकर द्वितीय की स्थिति कमज़ोर हो गई और इसकी स्थिति को दयनीय बनाने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंदौर राज्य में 2 मुस्लिम रियासतें भी सृजित कर दी।
मल्हार ये इसकी जो मल्हार राव होलकर है, ये अंग्रेज़ों की चाल को समझ रहा था और ये कूटनीतिज्ञ भी था। वह गवर्नर जनरल की इन बातों को समझ के और गवर्नर जनरल ने उनकी आंतरिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। अतः होलकर राज्य की आंतरिक शोचनीय अवस्था से हेस्टिंग से युद्ध करने को मतलब वो चाह रहा है कि क्योंकि वो मतलब उसका एक प्रकार से दम घुट गया और वो अब युद्ध के लिए ही उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो भी अब अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध करना चाहता है। तो अब होलकर, अब चाहे सिंधिया था चाहे गायकवाड़ था, अब होलकर है, ये सारे मराठा जो सरदार हैं, ये बाजीराव द्वितीय, ये सब इनके पास में विकल्प एक युद्ध बच रहा है। युद्ध की देखिए घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं। अपमानजनक राजनीतिक उथल पुथल व अंग्रेज़ों से निरंतर पराजित होने पर मराठों ने कोई सबक नहीं लिया। तीसरे युद्ध के दूसरे चरण में भी वो संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के सामने नहीं उतरे। कंपनी के विरुद्ध वो युद्ध तो करना चाहते थे लेकिन व्यक्तिगत रूप से। युद्ध में सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय उतरा और रेजिडेंस उसने वहाँ पे जो पूना में रेजिडेंसी थी उसमें आग लगा दी। एल्फिंस्टन वहाँ से जान बचा करके एक सैनिक छावनी में शरण लेता है और वहाँ सेना को संगठित कर किंकी नामक स्थान पर पेशवा की विशाल सेना को करारी मात देता है। पूना पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। प्राण रक्षा के लिए पेशवा दक्षिण की ओर भागता है। इन पराजयों के परिणाम स्वरूप 18 जून 1818 को मेलकॉम उसके प्रदेश पर मेलकॉम से संधि करता है और उसका पेशवा का पद सदैव के लिए समाप्त हो जाता है और उसके प्रदेश पर कंपनी का अधिकार हो जाता है और उसकी 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन कर दी जाती है। भोसले को सीताबल्डी तथा होलकर को महीदपुर नामक स्थानों पर क्रमशः 27 नवंबर 1817 और 21 दिसंबर 1817 को पराजित कर उन्हें भी संधि के लिए बाध्य कर दिया जाता है। होलकर ने 18 जनवरी 1818 मंदसौर पर संधि कर ली। परिणाम स्वरूप होलकर के राज्य की सीमा भी घट गई और उसने कंपनी की प्रभुता स्वीकार कर ली। इस संधि का दूरगामी परिणाम यह निकला कि पिंडारियों के नेताओं को राज्य मिल गया और वे नवाब बन बैठे। अमीर खां को टोक रियासत दे दी गई। एक पिंडारी सरदार को गोरखपुर के समीप जमीन दे दी गई। राजस्थान पर होलकर का प्रभुत्व सदा के लिए समाप्त हो गया। दौलतराव सिंधिया ने कोई युद्ध नहीं किया और वह 5 नवंबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि कर उसने कंपनी की प्रभुत्ता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तीसरे मराठा अंग्रेज युद्ध का अंत हुआ। एक एक कर मराठा सरदार पराजित हो गए, मराठा संघ समाप्त हो गया। विभिन्न मराठा सरदारों के बड़े प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। वे सदा के लिए निर्बल हो गए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में अब वो काबिल नहीं रहे। इस युद्ध के अन्य दूरगामी परिणाम भी हुए। इस युद्ध ने निश्चित रूप से भारत में अंग्रेज़ों को सार्वभौम शासक बना दिया। मराठों के विनाश के उपरांत अब भारत में चुनौती देने वाली कोई शक्ति शेष नहीं रही। दिल्ली की राजनीति में भी मराठों का हाथ अब नहीं रहा। मुगल सम्राट पूर्णतः कंपनी की सरकार के संरक्षण में आ गए। राजपूताना, मालवा, बुंदेलखंड से मराठों के प्रभाव समाप्त होने का अर्थ यही था कि उत्तर भारत में मराठों का 1817 के उपरांत कोई प्रभाव नहीं रहा। यही कारण था 1818 में राजपूताने के लगभग सभी राजपूत नरेशों ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि तीसरे मराठा युद्ध के उपरांत भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार हो गया। अतः राज्य विस्तार व प्रतिद्वंदियों के विनाश की दृष्टि से कहा जा सकता है
कि जो कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था उस कार्य को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में संपूर्ण किया। इतिहासकार प्रिंसेप का मत है कि अशांति व अराजकता का अंत होने से एक नवीन युग का सृजन हुआ जिसमें शांति, प्रगति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार 1818 की संधि से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च शासन का प्रारंभ हुआ। कोई ऐसा राज्य नहीं रहा जो इसकी सर्वोच्चता को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता को चुनौती दे सके। कोई ऐसा राज्य नहीं रहा जो उसकी संधियों का बहिष्कार कर सके। इस प्रकार मराठा जो शक्ति उत्तर भारत में, जिसके संरक्षण में कभी मुगल बादशाह भी आ गया था, उस मराठा शक्ति का पतन हुआ।